नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान। अपना जो आरएस से प्री और मेंस का सिलेबस है उसको हम कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को कवर करेंगे और इसमें हम शुरुआत आज कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक बार फिर आपसे निवेदन कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे पहले देखिए संविधान सभा की मांग। संविधान सभा का जो गठन हुआ, भारत का जो संविधान निर्माण हुआ वो संविधान सभा ने किया और उसका जो गठन हुआ उसकी डिमांड्स को हम शुरुआत करते हैं कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब हुई। तो सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो था वो किसके द्वारा किया गया? एम एन रॉय के द्वारा किया गया। एम एन रॉय के द्वारा। हाँ, तो एम एन रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार रखा। रॉय जो थे वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे और उन्होंने कहा था कि संविधान सभा के माध्यम से जो है वो भारत में संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने इसका विचार रखा। बहुत ही मोर इम्पोर्टेंट जो है ये, इसको हम मान सकते हैं। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। देखिए सबसे पहले एम एन रॉय ने इसका नाम दे दिया और एम एन रॉय के द्वारा नाम देने के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उन्होंने 1935 में ये सबसे पहली बार ये डिमांड की कि संविधान सभा का गठन किया जाए जो भारत में संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो 1938 में बात आती है, राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि संविधान सभा बनेगी और वो किस आधार पर बनेगी? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा एक संविधान का निर्माण किया जाएगा और उसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो अपने आप में स्वतंत्र होगी और उसमें किसी प्रकार का बाहरी इंटरफेयर नहीं होगा। ये कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और नेहरू की ये जो मांग थी अंत में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार किया। किस चीज को? संविधान सभा के निर्माण की बात को। 1940 के जो अगस्त प्रस्ताव थे, 1940 के जो अगस्त प्रस्ताव है उनमें सबसे पहले इस चीज को स्वीकार किया गया। तो अपना एक पूरा सीक्वेंस चलता है कि सबसे पहले एम एन रॉय जो है उन्होंने इस डिमांड को रखा। फिर 1935 में कांग्रेस ने सबसे पहली बार इसकी डिमांड रखी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा बनेगी, वो संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने हुए लोगों के माध्यम से बनेगी। और 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव थे उनके माध्यम से सरकार ने जो है इस डिमांड को सैद्धांतिक रूप से, पूर्णतः नहीं, सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया। तो एक सीक्वेंस संविधान सभा के गठन का अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से सैद्धांतिक रूप से हम बात कर चुके हैं इस पे। अब उसके बाद में ये तो पहली बार स्वीकार किया था। अभी अपने यहाँ प्रश्न इस तरह से उठ सकता है कि संविधान सभा के गठन को सैद्धांतिक रूप से प्रथम बार स्वीकृति कब मिली? तो 1940 में जो सरकार है उसने सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार किया। ठीक है, अब अगले कदम के रूप में 1942 में सरकार ने जो है वो कैबिनेट मंत्री सर स्टीफन क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव को साथ लेकर आए, यानी क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, और उसके अध्यक्ष थे सर स्टीफन क्रिप्स। ये चीज आपको रखनी 1942 में। ये जो प्रस्ताव लेके आए थे इसमें संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। इन्होंने ये कहा था कि ये जो प्रस्ताव था, यानी क्रिप्स मिशन जो आया था उसने कैबिनेट में कैबिनेट नहीं, संविधान सभा के लिए जो प्रस्ताव उन्होंने लेके आए थे वो ये था कि ये जो प्रस्ताव है वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद में इसको लागू किया जाएगा। तो इसको फिर बिना दरवाजे की कील की तरह इस तरह से कुछ काफी उपमाएं दी गई थी और पूरी रूप से इसको अस्वीकृत जो है वो कर दिया गया था। ठीक है,
क्योंकि ये पोस्ट डेटेड, गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने इसको क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। और नेहरू जी ने ये जोड़ा था कि ये एक इस तरह का चेक था जो बैंक के अंदर पैसा होने पर ही जिसका भुनाना संभव है। इस तरह से काफी आलोचनाएं हुई और आलोचनाओं के बाद में इसको वापस ले लिया गया। मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड की? मुस्लिम लीग ने मांग करी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए और अपने अपनी संविधान सभाएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि क्रिप्स जो मिशन था उसको असफल होने में एक मुस्लिम लीग का भी महत्वपूर्ण हाथ था। और उसका रीजन ये था कि मुस्लिम लीग ने ये कहा कि भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाए और दोनों पार्ट्स के लिए अलग अलग संविधान सभा बनाया जाए। दोनों पार्ट के लिए अलग अलग संविधान सभा की घोषणा की जाए। फिर देखिए फाइनली सरकार ने कैबिनेट मिशन को भेजा, ठीक है, और इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। सबसे पहली चीज, क्रिप्स प्रस्ताव में जो मुस्लिम लीग ने 2 संविधान सभा के गठन की मांग करी थी वो चीज तो इन्होंने ठुकरा दी, लेकिन इन्होंने एक ऐसे संविधान सभा के निर्माण की योजना सरकार के सामने रखी जिससे मुस्लिम लीग भी काफी हद तक संतुष्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से एक एक करके जो है वो संविधान सभा की अपन ऐतिहासिकता को अपन पढ़ते हैं। एक बार हम वापस इसको देखना चाहें तो हम शॉर्ट में ही देख सकते हैं कि किस तरह से संविधान सभा का निर्माण हुआ। सबसे पहले 1934, फिर 1935, फिर 1938, फिर 1940 और फिर 1942 और फिर 1946, ठीक है। ये तिथि आपने को याद रखनी। देखिए 1934 में सबसे पहले क्या हुआ? 1934 में एमएन रॉय जो थे उन्होंने सबसे पहले इसका डिमांड की। एमएन रॉय ने क्या किया? इसका विचार प्रस्तुत किया, संविधान सभा के निर्माण का गठन का विचार प्रस्तुत किया किसके द्वारा? एमएन रॉय के द्वारा, ठीक है। 1935 में कांग्रेस ने जो है इसकी डिमांड की। पहली बार कांग्रेस ने इसकी मांग रखी कि संविधान सभा का गठन किया जाए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक संविधान सभा होगी और उसका गठन किस आधार पे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार। किस आधार पे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा, ठीक है। फिर 1940 में आए अपने अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव के अंदर जो है वो सैद्धांतिक रूप से सरकार ने संविधान सभा के गठन को सैद्धांतिक रूप से क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स प्रस्ताव आया। और क्रिप्स प्रस्ताव जो था उसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि जो संविधान सभा का जो गठन होगा, ये जो प्रपोजल था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो विश्व युद्ध के बाद लागू होगा, तो इसलिए इसकी अवहेलना हुई। और 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा एक संविधान सभा का प्रारूप पेश किया गया जिसको अंततः स्वीकार कर लिया गया। तो ये एक टाइमलाइन जो है वो अपने को विशेष तौर से याद रखनी है। कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था उसी के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का जो गठन है वो किसके प्रस्ताव के, किसके प्रपोजल के आधार पर हुआ, ये चीज अपने को मायने रखती है। तो वो कैबिनेट मिशन था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले स्वीकृति जो की गई थी 1940 के अगस्त प्रस्ताव में की गई थी, लेकिन कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले इसको इसके आधार पर इसका गठन हुआ। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे कैसे हुआ। कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के अनुसार, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है कि ये किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना जो थी ना उसके आधार पर ये हुआ था। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और इसकी जो मेन विशेषता इस संविधान सभा की है वो हमें याद रखनी है। नवंबर 1946 में हुआ और ये जो था कैबिनेट मिशन उसके प्लान के अकॉर्डिंग ये हुआ। तो इसकी जो कुल सदस्य संख्या थी वो 389 थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत थी और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी, ठीक है। ब्रिटिश भारत को जो 296 सीटों थी उनमें से 292 11 प्रांतों के लिए थी और 4 जो थी
वो मुख्य आयुक्तों के प्रांत यानी जो चीफ शिप थे उनके लिए थी। ठीक है, सबसे पहले हम सीटों की डिक्लेरेशन करें तो टोटल 389 सीटें थी। आपने को ये याद रखना है कि इसमें कुल सीटों की संख्या कितनी थी, 389। 389 जो सीटें थी उसमें से 296 सीटें तो थी वो किसके लिए थी, जो 11 प्रांत थे, जो 11 ब्रिटिश के प्रांत थे उनके लिए। और इसके साथ साथ जो 93 सीटें थी वो थी देशी रियासतों के लिए, जो राजा महाराजा थे उनके लिए थी। ठीक है, 11 प्रांतों के लिए 296 सीटें थी और 93 सीटें देशी रियासतों के लिए थी। फिर ये जो 296 सीटें थी उनका भी इन्होंने अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया था, अलग विभाजन कर दिया था। कैसे कर दिया था कि 292 सीटें तो थी वो थी प्रांतों के लिए, 292 सीटें तो थी प्रांतों के लिए, और 4 सीटें थी वो किसके लिए थी, चीफ शिप के लिए, जो केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं, चीफ शिप जो थे उनके लिए थी 4 सीटें। तो इस तरह से 296 सीटें ये हो गई और 93 सीटें थी देशी रियासतों के लिए। टोटल सीटों की जो संख्या है वो कितनी थी, 389 थी। अब आपको ये 4 नाम याद रखने हैं कि जो 4 चीफ शिप थी वो 4 चीफ शिप कौन कौन सी थी जिसको सीटें दी गई थी। तो एक तो थी दिल्ली, एक थी कुर्ग, एक थी अपने राजस्थान की अजमेर मेरवाड़ा, और एक था ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, तो 4 हो गई, एक दिल्ली थी, एक कुर्ग, एक अजमेर मेरवाड़ा था, आपको नीचे फोटो से दिखेगा नहीं है, और चौथी थी ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये 4 सीटें इस तरह से थी। तो कुल मिलाकर 389 में से 296 सीटें प्रांतों के लिए थी। ठीक है, अब अगली चीज थी कि ये जो सीटें थी उनको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया था। तो हर प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है वो सीटें आवंटित की गई थी। और सामान्य तौर पे यदि देखा जाए तो 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई, यानी हर प्रांत और जो देशी रियासतें थी उनकी जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या को बेस बना के उसके आधार पर सीटें आवंटित की गई थी। और 10 लाख के ऊपर जो है वो लगभग एक सीट आवंटित की गई थी। एक मोटा मोटा ये अनुमान हम लगा सकते हैं। तो अभी संविधान सभा जो 1946 में थी उसके लिए एक बार वापस हम देख लेते हैं। देखो, ब्रिटिश प्रांत हमने बात की, उसके लिए 11 थी, उसके लिए 11 प्रांतों के लिए सीटों की संख्या थी 292। देशी रियासतों के लिए संख्या हमने रखी थी 293। और जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे 4, जिनकी अभी अपन ने बात करी, कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, ये राजस्थान में था एकमात्र, और तीसरा था कुर्ग, और चौथा था ब्रिटिश बलूचिस्तान। ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, तो इन चारों के लिए जो सीट थी प्रत्येक के लिए एक एक सीट निर्धारित की गई थी और इस तरह टोटल 389 सीट थी। ये जो सीटें थी इन सीटों का निर्धारण किसके आधार पे हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के आधार पे। ये भी आपको याद रखना है कि किसके आधार पे हुआ था, कैबिनेट मिशन के आधार पर। ठीक है, कैबिनेट मिशन के आधार पर इनका आवंटन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब देखिए, जो ये ब्रिटिश प्रांत जो थे 11, उन्हें ब्रिटिश प्रांतों में जो सीटों का निर्धारण था वो तीन प्रमुख समुदायों और उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। अब ये तीनों समुदाय कौन कौन से थे। सबसे पहली चीज तो हमने देखी कि 10 लाख पे एक सीट दी गई थी, 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट का निर्धारण किया गया था, 10 लाख बराबर एक सीट। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज कि जो सीटों का जो वितरण था वो 3 समुदायों का आधार बना के किया गया था। पहला मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा सामान्य। अब इस सामान्य जो थे उसके अंदर मुस्लिम और सिख दोनों को छोड़ के जो बस रहे थे वो सारे के सारे किस में ले लिए गए थे, सामान्य में लिए गए थे। ठीक है, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान किया जाना
हाँ, अब प्रत्येक समुदाय का जो चुनाव था, वहां की जो जो प्रांत, जिस प्रांत से वो रिलेटेड थे, उस प्रांत की जो असेंबली थी, प्रांत की जो असेंबली थी, प्रांतीय असेंबली से में जो उसी समुदाय के सदस्य थे, प्रांत असेंबली में जो उसी समुदाय के सदस्य थे, उन समुदाय के सदस्यों में से ही ये चुनाव करना था। तो जिस समुदाय के सदस्य थे, उसी समुदाय के जो प्रांतीय असेंबली में सदस्य थे, वो उनका चुनाव करते थे। और रही बात जो 93 सीटें थी देशी रियासतों की, उन 93 सीटों का क्या था सीन, तो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। तो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे, उनका चयन किसके द्वारा किया जाना था? रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया, वहां के जो राजा थे उनके द्वारा ये चयन किया जाना था। लेकिन ये जो 93 सीटें थी वो नहीं भर पाई थी। क्यों नहीं भर पाई थी? क्योंकि ये जो रियासतें थी, उन्होंने इस संविधान सभा का क्या किया था? बहिष्कार किया था, इसमें उन्होंने भाग नहीं लिया, इसलिए ये सीटें नहीं भर पाई थी। ठीक है, तो स्पष्ट है। तो ये सारी चीजें आपके क्लियर होगी कि ये जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। यानी नामांकित तो कैसे? नामांकित तो रियासतों वाला, और चुनी हुई कैसे? कि जो प्रांतीय लोग जो सदस्य थे, उन्होंने यहाँ के सदस्यों को चुना था। तो चुनी हुई भी थी और नामांकित भी थी, दोनों चीजें एक साथ इसमें शामिल थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिसका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। क्योंकि ये जो इनके जो सदस्य थे, इनका चयन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के जो सदस्य थे, उन्होंने इसका चयन किया था। जबकि उनका खुद का जो चयन था वो भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि एक सीमित मताधिकार के आधार पे। 1935 के अधिनियम में कर के आधार पे, आयु के आधार पे, अलग अलग प्रकार से कुछ जाति आधार पे कुछ मताधिकार दिया गया था, उसके आधार पे प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का चयन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव है वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए। सीटें कितनी थी? वो सीटें आपको पहले बता दी गई, 389 सीटें निर्धारित की गई थी। तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए, और ये जो चुनाव हुए वो किस पे हुए? 296 सीटों पे हुए। ये 296 सीटों पे, जो कौन सी थी? ब्रिटिश भारत की जो प्रांतों की, ब्रिटिश प्रांतों की जो सीटें थी 296, उन ब्रिटिश प्रांत की जो सीटें थी उन्हीं के लिए चुनाव है। इस चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य सदस्यों को चुनाव जीते। देखिए 296 जो थे ना, उनमें से 208 तो सीटें किसको मिली? कांग्रेस को मिली। 73 सीटें 78 नहीं, सॉरी 73 सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग को मिली। और इसके साथ साथ 15 जो है वो स्वतंत्र जो कैंडिडेट थे उनको सीटें मिली। तो हालांकि देशी रियासतों को जो आवंटित की गई 93 सीटें जो थी वो भर नहीं पाई। मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने इसका बहिष्कार किया था, उन्होंने अपने आप को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। ठीक है, यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, जनजाति और यहाँ तक कि महिलाएं भी इसमें सम्मिलित थी। हालांकि डायरेक्ट चुनाव यहाँ पे नहीं हुए थे, लेकिन हर जो धर्म मजहब जो था, प्रत्येक धर्म को इसमें क्या मिला था? प्रतिनिधित्व मिला था। ये चीज हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्धारण था वो इसी आधार पर किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि महात्मा गांधी की अपवाद को छोड़ दें तो सभी बड़ी हस्तियां उसमें शामिल थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संविधान सभा में महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ये चीज अपने को ध्यान रखनी तो बहुत मोस्ट बात है। अब ये तो गठन हो गया, अब कार्यप्रणाली की बात करते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में बहिष्कार किया। क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम लीग को सीटें मिली थी कितनी? 73, और उनको पता था कि 73 सीटों के अंदर वो जो है वो संविधान निर्माण में अपना कोई बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, और उनका एक ही नारा था, अलग।
अलग राज्य की स्थापना, अलग राष्ट्र की स्थापना उनका एक ही नारा था, इसलिए उन्होंने उसका बहिष्कार किया और इसके साथ साथ अलग से पाकिस्तान की मांग पर भी उन्होंने बल दिया। और यही कारण था कि पहली जो साधारण सभा थी उसके अंदर 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया। प्रथम बैठक में जो सदस्य जिन्होंने थे, देखिए 296 पे चुनाव हुए थे, लेकिन भाग लेने वाले लोग जो थे वो कितने थे, 211 ही थे। तो ये चीज भी अपने को याद रखनी है कि प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी उसके अंदर कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो मात्र 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। फ्रांस की तर्ज पर सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज, फ्रांस में जिस तरह से सिस्टम है उसी तरह से सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जिस दिन 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। और वो किस देश से लिया गया, किस देश की तर्ज पे बनाया गया, फ्रांस की तर्ज पे। तो ये ध्यान रखना है कि फ्रांस जो है वो उसके में जैसा होता है कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। तो दो चीजें आती है कि यदि ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष प्रथम कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे और फिर उसमें सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आता है, तो फिर सच्चिदानंद सिन्हा सही होगा, क्योंकि वो प्रथम अध्यक्ष थे, हालांकि वो अस्थायी थे। तो अपने क्वेश्चन में इन्होंने इस चीज को क्लियर नहीं किया है, तो फिर हमें इनका नाम लिखना है। और इसके साथ साथ देखिए उस समय 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। उपाध्यक्ष के 2 कितने बने संविधान सभा के, 2। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। एक तो थे एच.सी. मुखर्जी, पहले उपाध्यक्ष कौन बना के, एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे थे वी.टी. कृष्णामाचारी। वी.टी. कृष्णामाचारी दोनों, ये प्रथम उपाध्यक्ष और ये द्वितीय उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष 2 थे, ये चीज ध्यान रखनी है। अध्यक्ष क्या थे, 1, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। और उपाध्यक्ष थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है। तो दूसरे बातों में कहें तो 2 उपाध्यक्ष इसके बन गए। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब कार्यप्रणाली शुरू हुई 13 दिसंबर 1946 को। पंडित नेहरू में सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया वो भारत के संविधान का चित्र मान सकते हैं। भारत के संविधान का खाका था, एक तरह से ये कह सकते हैं, डायग्राम था, ठीक है। उसमें उन्होंने ये बताया कि भारत का संविधान कैसा होगा। तो भारत का जो संविधान है उसका पूरा स्वरूप मूल रूप से उद्देश्य प्रस्ताव पे ही डिपेंड करता है। और उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक थी। ये जो था इसमें भारत के संवैधानिक संरचना का एक तरह से ढांचा था और भारतीय का जो दर्शन था उसकी झलक इसमें दिखाई अपने को देती है। अब इसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी ये याद रखना है, क्योंकि मेंस की दृष्टि से आरएस मेंस में हम देखें तो इस तरह से क्वेश्चन पुटअप होता है। वहां यहाँ से एक एक शब्द को वहां पे उठाया जाता है और उसकी फिर अपने को व्याख्या करवाई जाती है। सबसे पहली चीज ये थी कि यह संविधान, इसमें क्या कहा गया कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। मतलब ये कहा गया कि ये जो संविधान सभा है वो भारत किसी का अधीन नहीं रहेगा, बल्कि स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है, जो अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान निर्माण की घोषणा करती है। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा और अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक स्वतंत्र संविधान का वो निर्माण करेगा। ये चीज कही, यानी यहाँ पे भारत का जो रूप था, स्वरूप था ना भारत के शासन का, उस शासन के स्वरूप का निर्धारण इसमें किया गया। अभी अगला है कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारत के वो सभी क्षेत्र जो वर्तमान में ब्रिटिश भारत में शामिल है, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र और भारत के बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहिए भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। यानी जो ब्रिटिश भारत में शामिल है वो है भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, और भारत के बाहर भी इस तरह के कोई क्षेत्र जो अगर भारत में ही शामिल होना चाहते हैं वो इस संघ का हिस्सा होंगे। तो इसमें भारत की जो सीमा थी उस सीमा का निर्धारण हो गया। भारत की सीमा का निर्धारण भी किसके माध्यम से हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से
हो गया। उन्होंने कह दिया कि कौन कौन से क्षेत्र भारत के अंदर शामिल होंगे। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों और उसकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यानी ये जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं, वो सीमाएं सुनिश्चित करने का अधिकार, सीमा निर्धारण का अधिकार जो है वो किसको दिया गया? संविधान सभा को। सीमा निर्धारण का कौन करेगी? संविधान सभा करेगी। ये चीज भी इसमें स्पष्ट की गई। तो पहले इसमें स्वरूप स्पष्ट किया गया, दूसरे में सीमा का निर्धारण किया गया, ठीक है, कि कहां तक होगी। और ये जो सीमा है उसका निर्धारण कौन करेगा? उसका निर्धारण संविधान सभा करेगी। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला था कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें यह भी निर्धारण किया गया कि शक्ति का जो स्रोत है, भारत का जो ये संविधान है, उसकी शक्ति का जो स्रोत है वो कहां से आएगा, इसको शक्ति कहां से प्राप्त होगी? तो शक्ति का निर्धारण, शक्ति का स्रोत है वो कौन होगी? भारत की जनता होगी। उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान के लिए शक्ति का स्रोत किसको निर्धारण किया गया? भारत की जनता को किया गया। ये निर्धारण यहाँ पे हुआ। इसके साथ साथ भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की बात यहाँ पे की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके अलावा स्वतंत्रता और सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्ष क्षमता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। यानी जो न्याय और स्वतंत्रता और नैतिकता जो है उसका निर्धारण भी इसके अंदर किया गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी पूरे बंदोबस्त पूरे इस चीज में किए गए। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा, यानी इसको कभी भी विभाजन नहीं किया जाएगा। विभाजन के ये घोर विरोधी था, ठीक है। तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र और वायु क्षेत्र के सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी इसका जो संपूर्ण क्षेत्र है उसको न्याय और विधि के अनुसार उसको सुरक्षा इसमें प्रदान, यानी सुरक्षा का प्रावधान भी इसके अंदर किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अपना उद्देश्य प्रस्ताव। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार और उचित स्थान दिलाया जाएगा। विश्व शांति, मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसे संविधान सभा के स्वरूप की काफी हद तक प्रभावित किया। इससे परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि 22 जनवरी 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को लागू हुआ। 22 जनवरी 1946 को इसको क्या किया गया? स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसको कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1 मिनट, सॉरी ये 46 गलत है, यहाँ पे 1947। 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को इनको लागू किया था। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव ये क्या हुआ? परिवर्तित हुआ और आगे इसको भारत की प्रस्तावना के रूप में इसको स्थान मिला, प्रस्तावना के रूप में इसको लागू किया गया। तो ये था उद्देश्य प्रस्ताव। भारत के संविधान का निर्माण करने में, भारत के संविधान की संरचना में महत्वपूर्ण रोल जो है वो किसका रहा? उद्देश्य प्रस्ताव का रहा। और उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके, चेंज करके जो है वो संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया और संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव में जोड़ी गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। हाँ, तो अब देखिए क्या हुआ कि संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारित की गई थी, एक जो दल था वो बार बार इसका क्या कर रहा था? बहिष्कार कर रहा था। वो था कौन सा? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने जो है वो बार बार इसका क्या किया? बहिष्कार किया। तो अंत में जो ब्रिटिश सरकार है उसने निर्धारित किया कि भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता अधिनियम जारी किया और जो माउंटबेटन योजना है वो उन्होंने लागू की। तो
संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947, मैंने आपको पहले कहा था कि 93 सीटें उनके लिए निर्धारित थी, ठीक है, पहले में, और बाद में ये सीटें चेंज होके हो जाएंगी कितनी, 70। तो पहले 93 सीटों पे वो नहीं आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी उसमें शामिल हो रखे होना शुरू हो गए। 28 अप्रैल 1947 को 6 प्रतिनिधि जो है ना इसमें शामिल हो गए। तो ये कोई याद रखने वाली कोई उतनी चीज नहीं है, धीरे धीरे ये शुरू हो गया। अब 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद देशी रियासतों और ज्यादातर प्रतिनिधियों की सभाओं ने अपनी सीटें ग्रहण कर ली। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की जिसका नाम था माउंटबेटन योजना, जो भारत के विभाजन के लिए बनाई गई थी। माउंटबेटन योजना याद रखने वाली चीज है, माउंटबेटन योजना। और जैसे ही ये योजना लागू हुई, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ का वाइसराय बनाया गया, और जैसे ही ये योजना लागू हुई, सारे जो प्रतिनिधि थे किसके, देशी रियासतों के, उन्होंने भी संविधान सभा में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। लेकिन इस माउंटबेटन योजना जो थी, उस माउंटबेटन योजना से भारत का विभाजन हुआ। परिणाम स्वरूप जो संविधान सभा थी उसका भी विभाजन इसके द्वारा किया गया। तो भारतीय इससे के मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भी शामिल हो गए, यानी उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 3 जून 1947 अधिनियम जो था, माउंटबेटन योजना जो थी, मतलब ये कैसे भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा सभा की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए। इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि 3 जून 1947 के अधिनियम के द्वारा क्या परिवर्तन हुए, माउंटबेटन योजना के द्वारा संविधान सभा में क्या परिवर्तन हुए। सबका आंसर एक ही है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहली चीज तो क्या चेंज है, जो आ कि सभा पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। मतलब इससे पहले जो सभा थी वो किसके अधीन थी, अंग्रेजों के अधीन, ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, ठीक है। लेकिन अब वो क्या हुआ, पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई। ये ऐसी संस्था बन गई जो किसी भी तरह का संविधान अपने लिए बना सकती थी, उसमें किसी प्रकार की कोई भी हस्तक्षेप किसी सरकार का नहीं था। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने और बदलने का अधिकार भी दे दिया। देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये जो अधिनियम था उसके द्वारा अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई भी अगर कानून बना गया है, उसको ये सभा क्या कर सकती थी, ये संविधान सभा क्या कर सकती थी, उसको बदल सकती थी या उसको समाप्त भी कर सकती थी। यानी ब्रिटेन का जो संविधान के द्वारा जो भी कोई नियम कानून अब तक भारत के लिए बनाया गया, वो पूरी तरह से खत्म कर सकती थी कौन, संविधान सभा। ये अधिकार उसको दे दिया गया। इस प्रकार से वो एक संप्रभु निकाय बन गई। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, संविधान सभा एक विधायिका बन गई, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा के 2 अलग अलग काम सौंपे गए। देखिए जब अंग्रेजों ने अपने, ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकार वापस ले लिए, तो अब यहाँ का शासन चलाने के लिए किसको अप्रूव कर दिया गया, संविधान सभा को। तो संविधान सभा ने 2 काम किए, एक तो संविधान सभा हो गई वो, तो संविधान सभा होने के नाते उसने क्या किया, संविधान का निर्माण किया। और एक जब तक संसद पूरी नहीं बनी, जब तक चुनाव नहीं है, तब तक उसने अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। विधायिका भी वो बन गई, यानी देश का शासन चलाने का भी इसने कार्य किया। तो 2 काम इस तरह से इसके द्वारा किए गए। यानी जो ये संविधान का जो एक्ट हुआ, ये जो पारित हुआ, उसके बाद में संविधान सभा 2 रूपों में अपना काम करने लगी। एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, एक काम उसने क्या किया, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण किया, और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना, यानी विधायिका के कार्य उसको करने थे। और ये दोनों काम करने के लिए उन्होंने अलग अलग दिनों का निर्धारण किया था। इस प्रकार संविधान सभा ही स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी कौन बन गई, संविधान सभा पहली संसद बन गई। अब देखिए इसकी जब बैठक होती थी तो 2 प्रकार से बैठक होती थी। पहली होती थी संविधान सभा के रूप में, और दूसरी जो बैठक होती थी वो किसके रूप में होती थी, विधायिका के रूप।
यानी संसद के रूप में हम कह सकते हैं, दूसरी संसद के रूप में होती थी और पहली बैठक होती थी संविधान सभा के रूप। जब इसकी संविधान सभा के रूप में बैठक होती तो इसकी अध्यक्षता कौन करते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है। और जब इसकी बैठक के विधायिका के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता कौन करते? जीवी मावलंकर करते। यह बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। 17 नवंबर 1947 से ये जो है संविधान सभा उसने इस तरह से विधायिका के रूप में भी कार्य करना शुरू किया। 17 नवंबर 1947 से इन्होंने विधायिका के रूप में कार्य करना शुरू किया। तो भारत के संविधान के जो विधायिका थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। तो ये दोनों करती और एक एक दिन में ये काम होता था। नेक्स्ट में है, जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसके अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। और जब इसकी बतौर विधायिका होती तो इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? जीवी मावलंकर करते हैं। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही और इस समय तक संविधान का निर्माण जो है वो क्या हो गया? पूरा हो गया। देखिए आपको यहाँ 2-3 तारीखें याद रखनी पड़ेगी, हम अलग से स्लाइड लेके इस पे करते हैं। एक है अपना 9 दिसंबर 1946, ठीक है। दूसरा है 17 नवंबर 1947। तीसरा है 26 नवंबर 1949 और चौथा है आपका 17 अप्रैल 1952। ये 4 तारीखें आपको विशेष तौर से याद रखनी। देखो ये जो है 9 दिसंबर 1946 इस दिन से संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। या आपको याद हो तो संविधान सभा की शुरुआत हम कह सकते हैं, प्रारंभ हम कह सकते हैं। और यहां से लेकर यहां तक ये जो है वो संविधान सभा कैसे चली? एकमात्र संविधान सभा के रूप में चली। लेकिन 3 जून योजना जो थी माउंटबेटन योजना, उसके द्वारा इसको विधायिका भी बना दिया गया। तो अब ये विधायिका के रूप में भी कार्य करने लगी। अब ये विधायिका के रूप में कार्य करने लगी। तो 17 नवंबर 1947 से विधायिका के रूप में शुरू हुई और ये 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ, संविधान लागू हो गया, संविधान निर्माण पूर्ण हो गया। तो अभी 17 अप्रैल 1952 तक इसने किसके रूप में क्या कार्य किया? विधायिका के रूप में कार्य किया। तो अगर आपने से यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा ने विधायिका और संविधान सभा दोनों के रूप में कार्य कब तक किया, तो उसमें अपने को यह तारीख निर्धारित करनी है कि 17 नवंबर 1947 से 26 नवंबर 1949 तक, 17 नवंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक ये जो समय था, इस समय में संविधान सभा ने विधायिका और संविधान सभा दोनों के रूप में कार्य किया। जब ये विधायिका के रूप में कार्य करती तब तो जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते, जीवी मावलंकर, ठीक है। और जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य करती तो राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते। और उसके बाद में जब 26 नवंबर 1949 को ये खत्म हो गया, संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया, तो 17 अप्रैल 1952 तक इस संविधान सभा ने विधायिका के रूप में अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। और उसके बाद में ये विघटित हो गई। मई 1952 में प्रथम चुनाव हुए और जो चयनित जो संसद थी, सिलेक्टेड जो संसद थी, वो अस्तित्व में आई। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबद्ध जो थे उनको भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। देखिए जो सदस्य मुस्लिम लीग के थे और वो पाकिस्तान में जो क्षेत्र चला गया, इसलिए उनको भारतीय संविधान सभा से क्या कर दिया? अलग हो गया। और जाहिर सी बात है, जब अलग हो गए तो जो पुरानी सीटें थी 389, वो पुरानी सीटें क्या हो जाएंगी? कम हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ लोग किस में चले गए? मुस्लिम लीग पाकिस्तान में चले गए, तो यहाँ सीटों की कमी हो गई। और इसकी वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय गई कि सीटों की कुल संख्या 389 की बजाय कितनी आ गई? 299। ये 389 सीटें थी, ये कम करके कितनी कर दी? 299 कर दी। और यहाँ भी इनका जो विभाजन था वही 2 प्रकार से कर दिया गया। पहला कौन सा था?
पहला था प्रांत और दूसरा रियासतों के लिए। पहला प्रांत, प्रांतों को सीटें दी गई 229 और रियासतों को सीटें दी गई 70। ठीक है, प्रांतों को 229 सीटें और रियासतों को 70 सीटें, और ये विभाजन हो गया 299। बस ये चीज आपको याद रखनी है कि माउंटबेटन योजना के द्वारा सीटों की संख्या रखी गई थी 389, लेकिन सॉरी कैबिनेट मिशन के द्वारा, लेकिन माउंटबेटन योजना के द्वारा कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, इसलिए सीटें कम हो गई 299, प्रांतों की हो गई 229 और रियासतों को दी गई 70 सीटें। इस तरह से टोटल 299 सीटें जो थी वो भारत में रही। 31 दिसंबर 1947 की राज्यवार सदस्यता को अब हम आगे तालिका में देखेंगे, वो इतना कोई याद रखने वाली चीज नहीं है। अब देखिए संविधान सभा बन गई, संविधान निर्माण हुआ, उसके अलावा भी संविधान सभा ने कुछ कार्य किए, उन पे हम डिस्कस करेंगे। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए? सबसे पहले 1949 में उन्होंने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया और राष्ट्रमंडल का भारत सदस्य बना। अभी भी हम कॉमनवेल्थ गेम में क्यों खेलते हैं? क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। 22 जुलाई 1947 को भारत ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि हम भूल जाते हैं इसमें कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को अपनाया गया। तो ये जो संविधान सभा थी इसने ही ये कार्य किए, एक राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को और 24 जनवरी 1950 को इन्होंने राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके साथ साथ 24 जनवरी 1950 को उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति के रूप में चुना। देखिए ये राजेंद्र प्रसाद कौन से हैं? ये इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो 24 जनवरी 1950 को उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति चयनित कर लिया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई। देखो संविधान बनने में लगा कितना समय लगा, ये अगर आपको पूछा जाता है तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे और इस दौरान संविधान की कुल कितनी बैठकें हुई? तो 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। ठीक है, 114 दिन इसके प्रारूप पर बहस हुई और 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 2 साल 11 माह 18 दिन ये समय लगा। इस दौरान 11 बैठकें हुई। 60 देशों के संविधानों का इसमें अवलोकन किया गया। प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस हुई और ये पूरा जो अपना संविधान बना उस पर 64 लाख रुपए का खर्चा आया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। देखिए प्रथम बैठक भी आपको याद होनी चाहिए, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? प्रथम बैठक। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। दोनों याद रखनी अपने। बाद में 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली संसद के लिए निर्माण पर भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। हम पहले इस पे बात कर चुके हैं कि संविधान निर्माण का कार्य जब कंप्लीट हो गया तो संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में अपना कार्य किया। ठीक है, अब अगला हम चलते हैं संविधान की समिति। ठीक है, संविधान सभा को बनाने के लिए कुछ समितियां बनेगी संविधान में, तो उसमें हमें मेन जो याद रखनी है वो 8 बड़ी समितियां थी। कितनी समितियां थी? 8 समितियां थी जो बहुत बड़ी थी, बाकी छोटी छोटी समितियां और थी। तो हम उनके नाम और अध्यक्ष के नाम याद रखेंगे, यही पूछा जाता है इसमें। सबसे पहले जो 8 जो बड़ी समितियां थी ना 8, उस 8 में कौन कौन सी? पहली थी संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पहली संघ शक्ति समिति और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी संघीय संविधान समिति, जिसके भी थे जवाहरलाल नेहरू। देखो जो से शुरू हो रहा है ना, आप याद रख सकते हैं कि जो से नाम शुरू, संघ और संघीय दोनों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। RS से प्री 2021 क्वेश्चन आ रखा है, RS प्री 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद में प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई
पटेल प्रांतों से समझौता करने का काम था। और सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपको चारों नाम याद करने, 8 नाम टोटल, 8 नाम याद होने चाहिए। संघ शक्ति समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। उसके बाद में अगली थी 5वीं मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार यानी परामर्शदाता समिति थी और उसके अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति और इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि इसकी 5 उप समितियां भी थी, इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इनको देख लेते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति गोपीनाथ बोरदोलोई थे और छोड़े गए आंशिक रूप से असम से सिंचित क्षेत्रों के अलावा AV ठक्कर थे और उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति उप समिति। ठीक है। इसके अलावा 6वीं समिति अपनी महत्वपूर्ण थी प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद वो किस समिति का अध्यक्ष बना गया? प्रक्रिया नियम समिति का। और इसके अलावा राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाले, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे और एक थी संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 समितियों के अध्यक्ष थे, एक प्रक्रिया नियम समिति और एक संचालन समिति। तो ये 8 समितियां जो है वो संविधान सभा की थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति जो अपने को पढ़नी है वो थी प्रारूप समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार मान के चलिए इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। सबसे पहले इसका जो गठन था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ। तारीख याद रखनी है, 29 अगस्त 1947 को अपना प्रारूप समिति का गठन हुआ। अब इस समिति का काम क्या था? नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की इसको जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो नया संविधान बनेगा इसका प्रारूप कैसे तैयार होगा। अध्यक्ष की हमने बात की, इसका जो अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? डॉक्टर अंबेडकर। और इन्होंने इसका प्रारूप तैयार करवाया था, सब कुछ इनकी देखरेख में हुआ था, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का मनु, संविधान का जनक, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। और इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। इसका जो प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का, वो 1948 में प्रकाशित किया गया। इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों को प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। जो प्रारूप था उस पर चर्चा करने के लिए और संशोधन जो आते हैं उन पर प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। लोगों की शिकायतें, आलोचनाओं और सुझावों को परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया। एक बार 1948 में प्रकाशित कर दिया, फिर लोगों से सुझाव लिए, उसके बाद में अक्टूबर 1948 में, एक बार फरवरी, दूसरी बार अक्टूबर, 8 महीने का समय दिया। मैंने कहा था ना, अक्टूबर 1948 में दोबारा उन्होंने प्रकाशित किया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 महीने से भी कम का समय लिया और इसके लिए कुल 141 बैठकें हुई। ये आपको याद रखना है। प्रारूप समिति ने अपना समय कितना लिया? 6 माह का, 6 माह से भी कम। और प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया उसके लिए कितनी बैठकें हुई? तो उसके लिए कुल 141 बैठकें उन्होंने की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस समिति के सदस्य बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके 7 सदस्य थे। इसके कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 29 अगस्त को हमने अभी पढ़ा है, देखो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। 29 अगस्त 1947 और सदस्य इसकी जो संख्या थी वो कितनी थी? 7 थी। सबसे पहले BR अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष थे, फिर N गोपाल स्वामी अयंगर, फिर लालादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव। इन्होंने क्या किया था कि BL मित्र, पहले BL मित्र को सदस्य बनाया गया था लेकिन वो उनकी स्वास्थ्य खराब हो गया था तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इसलिए उनकी जगह N माधवराव को बनाया गया। और वहीं TT कृष्णमाचारी जो थे उन्होंने 1948 में DP खेतान एक सदस्य थे। DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, इस कारण से उन्होंने TT कृष्णमाचारी को यहाँ पे लगाया गया था। तो प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार, ये आपको याद रखना है। 7 सदस्य थे। एक बार फिर से नाम देखिए, डॉक्टर अंबेडकर,
एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी कृष्णाचार्य। ठीक है, और इन्होंने इसका संविधान का प्रारूप तैयार किया। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है संविधान का प्रभाव में। अब संविधान निर्माण हो गया, उसका वो प्रभाव में कब आया, कैसे हुआ? बी आर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। 4 नवंबर 1948 को उन्होंने अंतिम प्रारूप पेश कर दिया और इस पहली बार संविधान को पढ़ा गया। और ये जो संविधान था इसमें 5 दिन यानी 9 नवंबर 1948 तक इस पे आम चर्चा हुई। देखिए 4 नवंबर को इन्होंने पेश किया और 5 दिन तक इस पे विस्तृत रूप से क्या हुई, चर्चा हुई 9 नवंबर 1948 से। दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को विचार होना शुरू हुआ और 17 नवंबर 1949 तक ये चला, यानी 1 साल से भी ज्यादा। दूसरी बार जब हुआ तो 1 वर्ष से भी ज्यादा चला। और यहाँ आपको याद रखने हैं कि 7653 जो है वो संशोधन आए। ये जो 1 साल तक जो प्रस्ताव अपना चला इसमें 7653 संशोधन आए, जिसमें से 2473 संशोधनों को पे क्या हुआ, चर्चा हुई। 2473 पे चर्चा हुई, बाकी को सबको स्वीकार कर लिया गया। और 14 नवंबर 1949 को तीसरी बार इस पे विचार होना शुरू हुआ। तो आपको मेन चीज तो इसमें याद रखनी है वो ये है कि 7653 संशोधन पेश किए गए थे और 2473 पर चर्चा हुई थी। फिर आगे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रस्ताव पेश किया था। ये प्रस्ताव का नाम आपको याद रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ठीक है, ये प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के द्वारा उन्होंने संविधान को पेश किया था। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और उसी दिन इस पर अध्यक्ष और सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, देखिए 2 चीजें पूछी जाती है कि 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान पूर्णतः बना, उस टाइम सदस्य संख्या कितनी थी? तो 299 सदस्य संख्या थी। मैंने आपको बताई थी 229 प्रांतों से थे और 70 देशी रियासतों से थे। लेकिन उस दिन सिर्फ 284 सदस्य ही वहां उपस्थित थे और 284 लोगों ने इस पे क्या किया था? हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान का जब पूर्ण निर्माण हुआ उस समय उस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की जो संख्या थी वो 299 नहीं होकर कितनी थी? 284। ये याद रखना है। ठीक है, हालांकि उस समय टोटल सदस्य 299 थे लेकिन हस्ताक्षर के लिए उपस्थित सदस्य कितने थे? 284। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 के दिन का उल्लेख उस रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने, सभा ने संविधान को लागू किया, स्वयं को अपनाया। जब हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो डिटेल में हम इस चीज को पढ़ेंगे कि भारत में संविधान लागू होने का दिन जो है वो कौन सा है? 26 नवंबर 1949, जिस दिन लोगों ने इसको अपनाया। ठीक है, हम भारत के लोग आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस तरह से उसकी वो लैंग्वेज है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ये चीज याद रखिए कि मूल संविधान जब अपनाया गया था तो उसके अंदर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और जो प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना को संविधान लागू करने के बाद लागू किया, तब के बाद में प्रस्तावना को जो है लागू किया गया। तो नए विधि मंत्री कौन बनाए गए? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। इनको भारत के संविधान का पिता, महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार तथा आधुनिक मनु की संज्ञा की जाती। देखिए इनका जो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति ने ही संविधान को वास्तविक रूप से निर्मित किया था। इसलिए अंबेडकर को जो है भारत के संविधान के पिता, महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता, भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार और आधुनिक मनु की संज्ञा इनको दी जाती। अब प्रवर्तन की बात करें तो कुछ अनुच्छेद जो है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। 26 नवंबर 1949 को जो टोटल अनुच्छेद लागू हुए थे वो कितने अनुच्छेद थे? तो आपको याद रखना 15 अनुच्छेद इस दिन लागू हो गए थे। बाकी जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे और इस दिन को लागू करने का कारण उसकी ऐतिहासिकता थी।
26 जनवरी 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ, संसद, अस्थायी और परिवर्तनशील नियम जैसे छोटे छोटे शीर्षकों वाले कुछ जो प्रावधान, टोटल 15 अनुच्छेद इस दिन लागू किए, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये नागरिकता 60, 324, 366, 367, 379, 380, 88, 91, 92 और 93, ये जो 15 संविधान अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। ठीक है, शेष संविधान को जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया कि इस दिन 26 जनवरी 1930 को, आपको याद होगा 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था लाहौर अधिवेशन के बाद में। ठीक है, इस दिन संविधान की शुरुआत के रूप में चुना गया क्योंकि अब उसका ऐतिहासिक महत्व था। मैंने जो आपको बताया 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पार्वतीय संकल्प के आधार पर इस दिन क्या मनाया गया था, पूर्ण स्वराज्य दिवस। इस दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, इसलिए जो है ना इस दिन इसको लागू किया गया। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया, यानी अंग्रेज शासन के दौरान जो नियम निर्मित हुए थे उनको समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक एक्ट जो था वो लागू रहा, इसको आपको याद रखना, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949। एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 ये एक लागू रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी सारे के सारे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, भारत शासन अधिनियम 1935, ये दोनों खत्म कर दिए गए, लेकिन एबोलिशन ऑफ प्रिवेंसी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 ये जो है वो लागू रहा। अब हम थोड़ी सी इसकी आलोचना देख लेते हैं। कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। पहला आलोचना ये है कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्यों? क्योंकि इसका जो चयन था कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्यों? इसके सदस्यों का चुनाव लोगों के वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इनका चुनाव कैसे हुआ था, व्यवस्थापिकाओं, जो प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं के सदस्य उन्होंने किया था। दूसरा संप्रभुता का हुआ कि ये जो संविधान सभा है वो संप्रभु नहीं थी, क्योंकि उस संविधान सभा को अपनी बैठकों से पहले भी ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी, ये भी आलोचना की जाती है। तीसरा समय की बर्बादी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2, 11, 18, ठीक है, इतना टाइम लगा, जबकि अमेरिका ने तो 4 महीने में अपना संविधान बना लिया। तो ये चीज भी अपने यहाँ पे आलोचना के रूप में कही जा सकती है। एक आपको बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट याद है, निराजुद्दीन अहमद। निराजुद्दीन अहमद ने कहा है कि जो इसकी प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के लिए उन्होंने एक नया नाम दिया, अपवहन समिति। समय की बर्बादी के कारण इसको एक अपवहन, समय की बर्बादी, समय की बर्बादी के कारण इसको नया नाम दिया गया। निराजुद्दीन अहमद के द्वारा वो क्या नाम दिया गया, अपवहन समिति। किसको दिया गया, प्रारूप समिति को। दूसरी एक आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि ये कांग्रेस का प्रभुत्व था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सवाई कांग्रेस और कांग्रेसी भारत। ये कह रहे थे भाई इसमें सिर्फ कांग्रेस ही थी। मैंने आपको बताया 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, तो मुस्लिम लीग को 73 सीट थी। तो ये उस टाइम की बातें थी, तो जब कांग्रेस का पूरा प्रभुत्व था। इसलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सवाई कांग्रेस और कांग्रेसी भारत है। फिर बताया वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। ये जो संविधान था इसमें वकीलों और नेताओं का बोलबाला था, समाज के अन्य वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और इसकी जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, इतनी क्लिष्ट थी कि वो सबको समझ में भी नहीं आ रही थी। ठीक है, आगे है हिंदू का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों ने सभा पे हिंदू के वर्चस्व की भी बात कही है। लॉर्ड विस्काउंट ने बहुत बात कही और उसने कहा कि हिंदू का निकाय बताया। संविधान सभा को उसने क्या बताया, हिंदू का निकाय बताया। इस प्रकार विंस्टन चर्चिल ने भी टिप्पणी की कि भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, कि ये जो संविधान सभा है वो मात्र भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण भारत का नहीं करती है। कुछ फैक्ट्स इसके बारे में हो रहे हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया, ये आपको ध्यान रखना। संविधान सभा के द्वारा प्रतीक के रूप में किसको अपनाया, हाथी को अपनाया है। BN राव जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार नियुक्त किए गए। HV अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया, HV अयंगर। LN मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्ट्समैन नियुक्त किया गया।
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये सूले के कैलियोग्राफर थे इसके, और इसकी जो शैली थी वो इटैलिक शैली में इसको लिखा गया था। ठीक है, इसके मूल संस्करण का जो सौंदर्यकरण और सजावट का कार्य है वो शांति निकेतन के कलाकार जिसमें नंदलाल बोस और बी और राम मनोहर सिन्हा मुख्य थे, इनके द्वारा किया गया। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और बी और राम मनोहर सिन्हा द्वारा सुंदर आकृति में अलंकृत किया गया। ये जो डिजाइनिंग की गई ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और राम मनोहर सिन्हा द्वारा की गई। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वेद ने किया और नंदलाल बोस ने इसको सुंदर ढंग से अलंकृत और ज्योमितीय आकृति में डाला। ठीक है, तो ये था अपना संविधान सभा का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।